क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती? मेरा मतलब एक ट्रू ब्लैक होल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो ब्लैक होल्स की इमेज रिसेंटली कैप्चर की गई है वह भी कोई ट्रू ब्लैक होल नहीं है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सिंगुलैरिटी हो, इवेंट होराइजन हो, कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते जाइए कि कैसे एक भारतीय वैज्ञानिक की ब्लैक होल की रिसर्च पर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी चुप हो जाते हैं। आप सब जानते होंगे कि ब्लैक होल एक ऐसी एंटिटी है जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स को लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती, और कैसे एक स्पेसिफिक स्टार अपने ही अंदर कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे एक भारतीय वैज्ञानिक ने 1998 से लेकर अब तक ब्लैक होल को लेकर अपनी रिसर्च से दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को चौंका दिया, और किसी भी वैज्ञानिक के पास उनकी रिसर्च का कोई जवाब नहीं है। जहां हमारे इंडियन साइंटिस्ट को आज हॉकिंग जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, वहीं इसके विपरीत उनकी रिसर्च को कोई तवज्जो नहीं दी गई और इस रिसर्च को दबाया गया। चलिए जानते हैं कि इनकी रिसर्च क्या कहती है। भारतीय वैज्ञानिक आभास मित्रा जी के अनुसार जितने भी ब्लैक होल्स अब तक ऑब्जर्व किए गए हैं वो या तो क्वासी ब्लैक होल्स हैं या फिर उनके द्वारा प्रपोज्ड आइडिया के अनुसार ये एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट है। एक ट्रू ब्लैक होल जिसमें सिंगुलैरिटी होती है और जिसमें सेंटर में सिर्फ एक डायमेंशन रह जाती है, ऐसा कोई ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और मैथमेटिकली ऐसे ब्लैक होल का वॉल्यूम जीरो होने पर उसका मास भी जीरो होना पड़ेगा। मैथमेटिकली एक ट्रू ब्लैक होल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि रिसेंटली हमें M87 ब्लैक होल की इमेज मिली, तो यह एक ब्लैक होल के होने का पक्का सबूत है। तो मैं आपको बता दूं कि इनके अनुसार यह ब्लैक होल नहीं बल्कि एक ब्लैक होल मिमिकर है, यानी ब्लैक होल के जैसे ही दिखने वाले अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे ग्रेविस्टार, फज़ बॉल या इको। और बाय डेफिनेशन एक ब्लैक होल की इमेज तो कभी ली ही नहीं जा सकती। M87 ब्लैक होल मिमिकर में जो इमेज दिखाई देती है वह इमेज किसी ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ की एक्रीशन डिस्क की है। इनके अनुसार इस ब्लैक होल का जैसा प्रचार हुआ उसमें दो मिसलीडिंग टर्म्स थी। एक तो ब्लैक होल की पिक्चर को कैप्चर करना और दूसरी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ये दो टर्म मिसलीडिंग थी। इनके अनुसार इस टाइप के सभी ऑब्जेक्ट्स एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें ब्लैक होल की तरह कोई सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन और अपरेंट होराइजन नहीं होता। इनमें से लाइट एस्केप कर भी सकती है। इनके अनुसार अरबों फोटॉन्स में से कोई एक फोटोन इनमें से कंटिन्यूसली एस्केप करता रह सकता है। एक मैथमेटिकल ब्लैक होल जैसा कि हम सब ने इंटरस्टेलर मूवी में देखा था, जिसकी मदद से टाइम ट्रेवल को भी पॉसिबल बताया जाता है, वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उल्टा इनके अनुसार रिलेटिविटी का ही सिद्धांत ऐसे ब्लैक होल के फॉर्मेशन को रोकता है। कोई भी स्टार जो अपने अंदर कोलैप्स करता है वह कभी भी एक क्रिटिकल रेडियस से नीचे नहीं जा सकता, जिसे श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि लाइट से तेज स्पीड पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही प्रिंसिपल एक स्टार के फर्दर कोलैप्स होने में एक बैरियर बनता है जब वह अपने ही अंदर कोलैप्स करता है। असल में एक स्टार जब अपने अंदर कोलैप्स करेगा तब जैसे जैसे उसकी रेडियस कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन एक क्रिटिकल रेडियस के बाद जैसे जैसे उस स्टार के अंदर का मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर एक ब्लैक होल एक्चुअली इको, जिसका मास हमारी गैलेक्सी जितना हो, तब उसकी डेंसिटी हमारी पृथ्वी पर मौजूद एयर से भी 1000 गुना कम होगी। अगर हम इनकी रिसर्च की बात करें तब इनके एक पेपर के अनुसार ट्रू ब्लैक होल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैथमेटिकली एक ट्रू ब्लैक होल का मास भी जीरो होना पड़ेगा। आभास मित्रा जी के अनुसार अभी तक ऑब्जर्व किए गए ब्लैक होल्स असल में ब्लैक होल न होकर एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट है। एक इको में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और ये तारे अपने ही अंदर लगातार कोलैप्स होते चले जाते हैं, लेकिन इनकी कोलैप्सिंग रेट टाइम के साथ कम होती चली जाएगी। यानी कि इनको या तो कोलैप्स होने में इन्फाइनाइट टाइम लगेगा या फिर एक लिमिट तक ही कोलैप्स होकर रुक जाएंगे। इसलिए इनको कहा जाता है एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट। लाइट के फोटॉन्स इनमें से एस्केप कर सकते हैं, हालांकि इनका एस्केप करना मुश्किल ज़रूर होगा, इसलिए यह भी दिखने में ब्लैक ही होंगे, लेकिन ये ब्लैक होल नहीं होते हैं। इन इको जैसे ऑब्जेक्ट्स में से एक सुपरनोवा इवेंट से भी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का इमिशन हो सकता है। अगर ऑब्जर्वेशनल एविडेंस की बात करें तो नासा के ही अनुसार एक ब्लैक होल से कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व किया गया था, जो सजेस्ट करता है कि यह ब्लैक होल न होकर एक इको होना चाहिए। इसके अलावा इको के पक्ष में कई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस मौजूद है। इन भारतीय वैज्ञानिक ने सर स्टीफन हॉकिंग से 13 साल पहले ही उन्हीं के द्वारा क्रिएट किए गए
ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स को सॉल्व कर दिया, जबकि सर हॉकिंग ने जब इन्हीं की बात को बाद में 2004 और 2014 में प्रेजेंट किया तो विज्ञान की दुनिया में तहलका मच गया, जिसका असल क्रेडिट इनको जाता है। अमेरिकन वैज्ञानिक रिचर्ड ए मुलर ने हमारे भारतीय वैज्ञानिक आभास मित्रा जी के बारे में कहा था, आई थिंक मित्रा हैव सॉल्व्ड ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स बिफोर हॉकिंग एंड सॉल्व्ड इट इन ए सुपीरियर वे। अगर मैं सच कहूँ तो इनकी ये रिसर्च नोबेल पुरस्कार के लायक है, लेकिन इनकी रिसर्च को जानबूझकर इग्नोर किया जाता है। इतना ही नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी में भी इनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ। इस बारे में आप इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जहां आपको यह भी जानने को मिलेगा कि कैसे मेन स्ट्रीम में चल रहे साइंटिफिक आइडियाज़ से अलग जाकर रिसर्च करने वालों के साथ अन्याय होता है। ऐसे में आज की साइंटिफिक प्रोग्रेस में यह एटीट्यूड एक रुकावट जरूर बनेगा। ब्लैक होल को लेकर इनकी रिसर्च अपने आप में यूनिक और चैलेंजिंग है। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंडियन को इस बारे में ज़रूर पता चले। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।